हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मैट्रिक परीक्षा यानी क्लास 10 साइंस के टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो यह एक वैसा क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड बार बार रिपीट करता है, इसलिए हम बोलना चाहेंगे वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला हमारा अगला जो भी वीडियो है आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए बिना विलंब के क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और अपवर्तन कोण होते हैं। मतलब प्रकाश के परावर्तन में जो है ना, आपतन कोण परावर्तन आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होते हैं। जिसके ऑप्शन है बराबर होते हैं, असमान होते हैं, दोगुने होते हैं, शून्य होते हैं। तो जो है ना, परावर्त हमको पता है पराकश के परिवर्तन में आपतन कोण प्लस परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों, इस क्लास में हम टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको जिस जिस क्वेश्चन का जवाब पहले से पता हो, आप उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर ले, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, अवतल दर्पण की फोकस होता है। तो अवतल दर्पण की फोकस कैसा होता है, धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है या शून्य होती है या अनंत होती है। तो यहाँ पे बताना होगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, आपको इस क्लास में वैसा वैसा क्वेश्चंस मिलेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। अगर वीडियो अच्छे लग रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पे बताना है हम लोगों को, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, सीधा होता है, बी और सी होता है। तो काल्पनिक और सीधा होता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ये बी एन सी होता है। तो उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब बनाना बताना है, तो यहाँ पे वास्तविक होगा, तो यहाँ वास्तविक और उल्टा होगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मानव आंख में प्रतिबिंब बनता है। तो मानव आंख में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो मानव आंख में जो है ना, प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत धारा का एसआई एसआई इकाई क्या है। तो यहाँ पे विद्युत धारा का एसआई इकाई बताना है। तो विद्युत धारा का एसआई मतलब धारा का एसआई इकाई एम्पियर होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई है। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई, तो यहाँ पे प्रतिरोध है, तो विद्युत अगर लगाए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध दोनों सेम ही हुए। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, ओम के नियम किसके संबंध में बताता है। तो ओम के नियम किसका संबंध बताता है। तो ओम का नियम जो है ना, आई और आर का संबंध बताता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब बी बराबर आई आर। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत शक्ति की सूत्र है। तो विद्युत शक्ति का सूत्र है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे विद्युत शक्ति का सूत्र हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा, बी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत ऊर्जा का एसआई इकाई है। तो विद्युत ऊर्जा का एसआई इकाई बताना है। तो विद्युत ऊर्जा ऊर्जा का एसआई इकाई जूल होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज जोड़ा जाता है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज कैसे जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा कि घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज कैसे जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे घरेलू विद्युत फ्यूज में जो है ना, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज जो है ना, यह हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है। अम्ल जो है नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे अम्ल जो है ना, नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, क्षार का पीएच मान होता है, तो क्षार का पीएच मान कितना होता है? तो क्षार का पीएच मान जो है ना 7 से अधिक होता है, और 7 से कम किसका मान होता है? इसका जवाब आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र है। तो सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पे बताना होगा कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंग लगना जो है ना एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, धातुएं प्रायः कैसी होती है? तो यहाँ पे बताना है धातुएं प्रायः कैसी होती है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, तो धातुएं प्रायः यह विद्युत का सुचालक होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्थित किया गया है। तो आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है किसके अनुसार? तो आवर्त सारणी में जो है तत्वों को किसके अनुसार व्यवस्थित किया गया है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, तो यहाँ पे आवर्त सारणी में जो है ना तत्वों का व्यवस्थित किया गया यह परमाणु संख्या के अनुसार। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, किसी तत्व की संयोजकता निर्भर करती है। तो किसी भी तत्व की संयोजकता किस पर निर्भर करती है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, किसी तत्व की संयोजकता निर्भर करती है। तो किसी तत्व में संयोजकता निर्भर करती है वह बाह्य इलेक्ट्रॉन पर, बाह्य इलेक्ट्रॉन पर। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो यहाँ पे कार्बन की संयोजकता बतानी है। तो यहाँ पे कार्बन का संयोजकता, तो यहाँ पे कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, एथेन का आणविक सूत्र होता है। तो एथेन का आणविक सूत्र बताना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा एथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पे एथेनॉल का रासायनिक सूत्र बताना होगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे एथेनॉल का रासायनिक सूत्र बताना होगा C2H5OH। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे पौधे में भोजन बनने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे सही जवाब, तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना होगा। दोस्तों अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं से भी अगर जिस क्वेश्चन का मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे ही, चाहे आप सर्च करके, अगर आप सर्च भी करते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। तो इसलिए हम लोग का मुद्दा यही है कि आप लोगों को कुछ नया सीखना और एग्जाम में कुछ बेटर करवाना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, रक्त का लाल किसके कारण, मतलब लाल रंग किसके कारण होता है? तो क्वेश्चन है हमारा, रक्त जो लाल होता है किसके कारण से होता है? तो यह रक्त जो लाल है ना, यह हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, श्वसन में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, श्वसन में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, तो श्वसन में प्रयुक्त गैस ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, तो आनुवांशिक लक्षणों को कौन नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आनुवांशिक लक्षणों को गुणसूत्र नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है? तो लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा वाई गुणसूत्रों से। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, पौधे में जल का परिवहन होता है। तो पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जल का परिवहन जाइवलम के द्वारा होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण का जैविक घटक है। तो पर्यावरण का जैविक घटक क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे पर्यावरण का जैविक घटक मिट्टी सॉरी पौधे होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है। तो खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? तो जब भी खाद्य श्रृंखला की शुरुआत आप लोगों को याद रख लेना कि कब जब भी खाद्य श्रृंखला की शुरुआत की बात हो तो वह उत्पादक से होती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन कैसा है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे बताना होगा आप लोगों को जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन कौन सा है इनमें से? तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरण मतलब इसको हम एक ट्रिक से सॉल्व कर लेते हैं। नवीकरण मतलब नौ है, नौ है, यहाँ पे नौ लिखना है। नौ को देख के इधर लिखना है, जो नहीं खत्म हो, जो नहीं खत्म हो। तो इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो कभी नहीं खत्म होगा? तो आपका सही जो पहले देख लें ऑप्शन, कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, सौर ऊर्जा खत्म हो जाएगा, क्या डीजल खत्म हो जाएगा? तो सौर ऊर्जा, यहाँ पे सौर ऊर्जा कभी खत्म ना होगा। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक दिन डीजल खत्म हो जाएगा, एक दिन कोयला भी खत्म हो जाएगा, एक दिन पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे नवीकरण कौन ऐसा है जो नहीं खत्म होगा? तो वो हो जाएगा सौर ऊर्जा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। तो परमाणु ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे परमाणु ऊर्जा नाभिकीय अभिक्रिया से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, अपघटक जीव है। तो अपघटक जीव कौन से हैं? तो अपघटक जीव कवक और बैक्टीरिया होते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में निर्जीव घटक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में निर्जीव घटक कौन सा है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र में निर्जीव घटक है यह सूर्य का प्रकाश है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि तरंगे होती है। तो ध्वनि तरंगे कैसे होती है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे बता, ध्वनि तरंगे होती है यह अनुदैर्घ्य होती है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? आपका ऑप्शन में हाँ या नहीं आना चाहिए। अगर दोस्तों अगर मेरा क्लास देख रहे हैं तो आपको आंसर करना ही होगा, क्योंकि इससे आपका प्रैक्टिस बनेगा। चाहे सही हो या फिर जहां से भी हो, सर्च करके आपको उसका आंसर बताना ही होगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है। तो ध्वनि की तीव्रता किस पे निर्भर करती है? तो ध्वनि की तीव्रता यह आयाम पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, निर्वात में ध्वनि होती है। तो निर्वात में ध्वनि चलती है क्या? तो नहीं, निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इससे तात्पर्य है कि आपको जो पीछे क्वेश्चन किए हैं उसका हम आंसर बोल देते हैं, लेकिन आपको हाँ या ना में बोलना है। तो निर्वात में देखो, निर्वात में कोई भी वायुमंडल उपस्थिति नहीं होता है, तो वहां पे माध्यम कोई भी माध्यम नहीं होता है, तो इसीलिए वहां पे ध्वनि नहीं चलती। तो इससे स्पष्ट होता है कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आपका आंसर आप लोग खुद सेलेक्ट कर लेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। तो श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति सीमा है। तो श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति सीमा है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है हमारा, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत कब पाया जाती है, कहाँ पाई जाती है?
तो ओजोन परत जो है ना यह सप्ताह मंडल में पाई जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है उद्योग अपशिष्ट, वर्षा, वाष्प वाष्पन, संघनन। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे जल प्रदूषण का प्रमुख कारण उद्योग अपशिष्ट है, मतलब यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी, और ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, जैव निम्नीकरण कचरा है। तो जैव निम्नीकरण कचरा कौन सा है इनमें से? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जैव निम्नीकरण कचरा है, तो यह जो है ना कागज होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, गैर जैव निम्नीकरण कचरा है। तो गैर जैव निम्नीकरण कचरा कौन सा है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जैव निम्नीकरण के उदाहरण फल का छिलका। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, हरितगृह गैस है। तो हरितगृह गैस है, कौन है गैस जिसे ग्रीन हाउस कहते हैं? तो यहाँ पे CO2। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है SO2 और NO2। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, जैव विविधता का अर्थ है। तो जैव विविधता का अर्थ है, तो यहाँ पे हो जाएगा जीवों में की विविधता से। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है कोयला, पेट्रोल, सूर्य, पवन। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारा, पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है? क्या वनों की कटाई आवश्यक है, या प्रदूषण बढ़ाना चाहिए, या वृक्षारोपण रोपण होना चाहिए, या संसाधनों की बर्बादी होना चाहिए? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षों का रोपण होना चाहिए। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अब कोई क्वेश्चन नहीं है, यही था हमारा क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो बताइएगा आप लोगों को ये सब क्वेश्चन कैसा लगा। तो मिलते हैं, आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, आप लोग फीडबैक जरूर देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ऐसी ही क्लास में, जब तक कि आपकी एग्जाम ना हो जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।